हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल सिंपल नॉलेज में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यूपीएससी 2020 के मेंस में जो निबंध का पेपर होता है उसका एनालिसिस करने वाले हैं कि 2020 के सिविल सर्विस एग्ज़ाम में मेंस में किस तरह से क्वेश्चन आए थे और क्या कैसे पैटर्न था उसका। तो उस एसए के पेपर को एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम पेपर को देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम निबंध के पेपर पर आ चुके हैं, अर्थात उसका हमने पीडीएफ डाउनलोड किया है, उस पर हम आ चुके हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ऊपर लिखा है सिविल सर्विस एग्ज़ाम मेन एग्ज़ाम 2020। जैसे दोस्तों, इसका जो ड्यूरेशन था यानी कि टाइम, वो 3 घंटे का होता है और मैक्सिमम मार्क्स देखा जाए तो 250 होता है, यानी कि 250 नंबर का। दोस्तों, 3 घंटे का पेपर होता है और 250 नंबर का होता है। दोस्तों, इसमें कुछ शर्तें भी हैं, जैसे कि ऊपर लिखा है कि निबंध आपको उसी माध्यम में लिखना हो जो आपके एडमिट कार्ड पर जो माध्यम चुना गया हो। अर्थात आपने मीडियम अगर हिंदी चुना है तो हिंदी में लिखिए, या अगर इंग्लिश चुना है तो आप इंग्लिश में लिखिए। तो दोस्तों, अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके अंक जो है कट सकते हैं। तो दोस्तों, एक और इसमें लिखा है कि प्रश्न सा उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए किसी भी पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को पूर्णतः काट दीजिए। अर्थात यदि कोई पृष्ठ खाली है तो उसे आप काट दें, नहीं तो उसका नंबर भी कट सकता है। तो आगे देखते हैं दोस्तों। आगे इसमें लिखे हैं कि निम्न खंड ए व बी प्रत्येक से एक विषय चुनकर 2 निबंध लिखिए जो प्रत्येक लगभग 1000 से लेकर 1200 शब्दों का हो। अर्थात दोस्तों, आपको सिर्फ 2 निबंध लिखना है, वो भी 1000 से लेकर 1200 वर्ड में। नीचे इंग्लिश में भी लिखा है कि राइट टू एस्से चूजिंग वन टॉपिक फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ए एंड बी इन अबाउट 1000 एंड 1200 वर्ड्स ईच। तो दोस्तों, इसमें एक निबंध आपका 125 नंबर का रहेगा, यानी कि 2 निबंध हुए 250 नंबर के। तो चलिए दोस्तों, सेक्शन फर्स्ट हम देखते हैं। सेक्शन फर्स्ट का जो पहला क्वेश्चन है, दोस्तों इसमें कुल 4 क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें से आपको एक चूज़ करके इसमें से लिखना है और एक सेक्शन बी से लिखना है। तो टोटल दोस्तों क्वेश्चन जो है 8 हैं और आपको 2 लिखना है। तो सेक्शन फर्स्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, मनुष्य होने और मानव बनने के बीच का लंबा सफ़र ही जीवन है। अर्थात लाइफ इज लॉन्ग जर्नी बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमन। इसका मतलब यह हुआ कि व्यक्ति जो है मानव मनुष्य तो होता ही है, परंतु उसे मानव बनने के लिए लंबा सफ़र लगता है। अर्थात उसे बहुत अपने स्वभावों को, अपने व्यवहारों को इस कदर बदलना पड़ता है, तभी वो मानव बनता है। अर्थात मनुष्य होना तो एक आम बात है, परंतु मानव बनना सबके बस की बात नहीं है। तो आइए अब दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि मनुष्य और मानव के बीच एक लंबा सफ़र होता है। सेकेंड हम देखते हैं कि विचार परक संकल्प स्वयं के शांत चित्त रहने का उत्प्रेरक है। इंग्लिश में देखते हैं माइंडफुल मैनिफेस्टो इज द कैटलिस्ट टू अ ट्रैंक्विल सेल्फ। तो इसका मतलब हुआ कि यदि आप कोई संकल्प लेते हैं, अर्थात आपका कोई टारगेट है या आपका कोई उद्देश्य है, तो आप उस उद्देश्य पर अडिग रहिए। अर्थात उस टारगेट पर आप अडिग रहिए और शांतिपूर्वक उस पर आगे काम करते रहिए। तो इस हिसाब से हम इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जहाज़ अपने चारों तरफ के पानी की वजह से नहीं डूबा करते, जहाज़ पानी के अंदर समा जाने की वजह से डूबते हैं। इंग्लिश में देखते हैं, शिप्स डू नॉट सिंक बिकॉज ऑफ वाटर अराउंड देम, शिप्स सिंक बिकॉज ऑफ वाटर दैट गेट्स इनटू देम। इसका मतलब हुआ कि यदि हम बुराइयों को अपने अंदर नहीं समाहित करते तब तक हम बुरे नहीं बन सकते। यद्यपि हमारे तरफ अगर बुराइयाँ फैली हैं, फिर भी अगर हम उनको जब तक अपने अंदर नहीं समाहित करते तब तक हम बुरे नहीं बन सकते। तो दोस्तों, इसका तात्पर्य है, आप इस हिसाब से इसको देख सकते हैं और इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सरलता चरम परिष्करण है। इंग्लिश में देखते हैं, सिंप्लिसिटी इज़ द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। तो दोस्तों, सरलता यानी कि जो व्यक्ति का सरल स्वभाव होता है, वो एक प्रकार से देखा जाए तो उसका उच्च परिष्करण है। अर्थात उसका हथियार के रूप में है वो,
कि अगर कोई व्यक्ति सरल है, सरल स्वभाव का है, तो उसका वो अच्छे से उपयोग कर सकता है, अर्थात अच्छी जगह पर दूसरों की मदद करने में और दूसरों की सहायता करने में। तो नेक्स्ट है दोस्तों, सेक्शन बी का देखते हैं हम। इसमें क्वेश्चन है पांचवा, जो हम है वह संस्कार है, जो हमारे पास है वह सभ्यता। इन इंग्लिश, कल्चर इज व्हाट वी आर, सिविलाइजेशन इज व्हाट वी है। तो इसमें बेसिकली संस्कार और सभ्यता के बीच डिफरेंस को पहले हमें जानना है, उसके बाद हम इसके आंसर को लिखते हैं। तो संस्कार जो कि हमें सभ्यता से प्राप्त होता है, यदि हमारी सभ्यता ठीक है या जिस हम समाज में रह रहे हैं वहाँ की सभ्यता बढ़िया है, तो उसके कारण हमारा संस्कार विकसित होता है। तो सभ्यता तो दोस्तों ये देखा जाए तो व्यक्ति का रहन सहन, खान पान, उसकी बोल भाषा, ये सब सभ्यता के अंतर्गत आएंगे। बल्कि संस्कार जो है इन सबको मिला लेंगे तो उसके बाद जो चीज़ें विकसित होती है वो संस्कार की कैटेगरी में आएंगी। तो अगला देखते हैं, बिना आर्थिक समृद्धि के सामाजिक न्याय नहीं हो सकता, किंतु बिना सामाजिक न्याय के आर्थिक समृद्धि निरर्थक है। इन इंग्लिश, देयर कैन बी नो सोशल जस्टिस विदाउट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, बट इकोनॉमी प्रॉस्पेरिटी विदाउट सोशल जस्टिस इज मीनिंगलेस। अर्थात दोस्तों, यदि समाज में आर्थिक समृद्धि नहीं हुई है तो उसके बिना हम यदि समाज में आर्थिक समृद्धि करते भी हैं तो एक प्रकार से वो निरर्थक है। अर्थात तो देखा जाए तो इसके क्वेश्चन में ही इसका आंसर छिपा है कि बिना आर्थिक समृद्धि के सामाजिक न्याय नहीं हो सकता। अर्थात जब तक हमारी आर्थिक वृद्धि नहीं होगी तब तक हम समाज में कुछ नहीं कर सकते, किंतु बिना सामाजिक न्याय के आर्थिक समृद्धि भी निरर्थक है। यदि हमारी क्या कहते हैं आर्थिक समृद्धि हो भी चुकी है, फिर भी अगर हम समाज में न्याय वाला काम नहीं कर रहे हैं तो जो हमारी आर्थिक वृद्धि है वो निरर्थक है। नेक्स्ट देखते हैं, पितृसत्ता की व्यवस्था नज़र में बहुत कम आने के बावजूद सामाजिक विषमता की सबसे प्रभावी संरचना है। पैट्रियार्की इज द लीस्ट नोटिस्ड, इट द मोस्ट सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर ऑफ सोशल इनइक्वलिटी। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, पितृसत्ता यानी कि जहाँ पर पिता की सत्ता हो, यानी कि पुरुषों की सत्ता हो, वहाँ पर महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय होती है। तो हालांकि अब ये कम दिखाई देता है, परंतु जब भी ये चीज़ें थी तो उस समय समाज में विषमता की भावना थी, अर्थात समानता की भावना नहीं थी। तो पहले तो आपको इसके इंट्रोडक्शन को लिखना है, उसके बाद इसका बॉडी यानी संरचना लिखना है, लास्ट में आपको कंक्लूजन यानी निष्कर्ष निकालना है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है एंड लास्ट, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मौन कारक के रूप में प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी एज द साइलेंट फैक्टर इन इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इसे मतलब इस क्वेश्चन में हमें टेक्नोलॉजी के विषय में बताना है, वो भी इंटरनेशनल लेवल पर, कि किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का विकास हुआ और क्या क्या टेक्नोलॉजी से हमें सुविधाएं प्राप्त हुई और क्या उससे कुछ हानियाँ भी हुई हैं। ये सब चीज़ों को हमें इसमें लिखना है। तो आई होप दोस्तों, यदि आप इस क्वेश्चन को 2-3 बार अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं तो क्वेश्चन में ही आपको आंसर नज़र आ जाएगा। तो हालांकि यूपीएससी का पैटर्न इतना आसान नहीं रहता कि जल्दी से क्वेश्चन समझ में आ जाए, फिर भी अगर हम ध्यानपूर्वक 2-3 बार इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं पेपर देने से पहले ही, तो आसानी से हम एग्ज़ाम हॉल में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यदि आपकी कोई क्वेरी हो यूपीएससी से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।